नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी लांछन। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदय के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी, गरीब, बूढ़ी औरत थी। देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों ही पर जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों ही पर पहुंच जाती थी। शहर में ऐसी कोई महिला न थी जिसके विषय में दो चार लुकी छिपी बातें उसे ना मालूम हो। उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाले रहती थी। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका आतंक था कि ज्यों ही वह कमरे में कदम रखती, होठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी। चहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती थीं, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में बंद करके ना रखना चाहता हो। धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती, मानियों को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है, यहाँ तक हम उसकी याद ही से कांप उठते हैं। और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियां जुगनू को दुत्कारती, पर यहाँ तो मैके और ससुराल, ननिहाल, ददियाल, फुफियाल और मौसियाल चारों ओर की रक्षा करनी थी। और जिस किले में इतने द्वार हों, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? वहां तो हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। जहां किसी महिला ने दून की ली या शान दिखाई, वहां जुगनू की त्योरियां बदली। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी। मगर यह बात ना थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हों। नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुर्शेद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुर्शेद एक दिन आश्रम में आई। ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आव भगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया, मिस खुर्शेद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थीं, व्याख्यान भी खूब देती थीं और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मद भरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केश, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा ना बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शेद ने मिसेस टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शेद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई शहसवार किसी नई घोड़ी को देख रहा हो। मिसेस टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शेद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुझे चालबाज मालूम होती है।
यह भी देख रही हूं कि वह सेविका नहीं, स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी ही थी। इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शीद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इससे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक दिन ना रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई। निकाल कैसे दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूं कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाएं। उसके सामने भूलकर भी किसी पुरुष से बातें ना कीजिएगा। इसके गोयंदे ना जाने कहां कहां लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद यह ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियां यह देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल यह पूछे। इस रांड को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था, यहां ना जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शीद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण के बाद बोली, अच्छा, मैं इसे ठीक करूंगी। अगर ना निकाल दूं तो कहना। मिसेस टंडन बोली, निकाल देने ही से क्या होगा? उसकी जबान तो ना बंद होगी। तब तो वह और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शीद ने निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी बहन। आप देख लीजिएगा, टके की औरत यहां बादशाहत कर रही है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यहां प्रिंसिपल हैं। जुगनू ने द्वेष भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियां देख चुकी हूं, आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगी, उनसे डरती रहना। कह गई हैं मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं, ऐसा ना हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींच कर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, उन्हें चेता दीजिए। यहाँ का आना न बंद कर दूं तो अपने बाप की नहीं। वह घूमकर दुनिया देख आई हैं तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी। मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। जुगनू बोली, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया। कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आजादी बेचूं? जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा, ऐसी बहुत सी कुंवारियां देख चुकी हूं। 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। और कई लौंडियां आ गईं और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई हुई थी। खानसामा ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू बोली, यहीं रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे। खानसामा बोला, नागपुर से आई हैं, मेरा घर भी वहीं है, 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू बोली, किसी ऊंचे खानदान की होंगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खानसामा बोला, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं, हाँ तकदीर की अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 रुपए पाती हैं। यह पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली हैं, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए। यह गिरजे विरजे नहीं जाती, इससे दोनों में पट्टी नहीं। जुगनू बोली, मिजाज की तेज मालूम होती हैं। खानसामा बोला, नहीं, यूं तो बहुत नेक हैं, गिरजे नहीं जाती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती हैं। जुगनू बोली, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूंगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी
वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा चलूं, नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं। खानसामा बोला, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है, ऐसों से बहुत चिढ़ती हैं। कोई मंगता आया और उसे डांट बताई, कहती हैं बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं है, भला चाहती हो तो चुपके से राह लो। जुगनू बोली, तो यह कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं, फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी। जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल गया। नीच खानदान की है, मां से नहीं पटती, धर्म से विमुख है। पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं। खानसामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी ही नहीं हुई, साहब कहाँ से होंगे। जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खानसामा बोला, अपना अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कुंवारियों को मैं बहुत देख चुकी, हमारी बिरादरी में कोई इस तनो रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए, मुद्दा इनके यहाँ जो जी में आवे करो, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुंची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुए थी। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी ना देखा। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है। खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी इनके साहब क्या करते हैं। जब मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, और होना ही चाहे, हिंदुओं में तो दुधमुए बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की, और क्या कहती थी। और तो कोई बात नहीं हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने ज्यों ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है। जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मिस साहब। मैंने कहा आपको आशीर्वाद दे आऊं। मैं आपकी चेरी हूं, जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्शीद बोली, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है, वह सब मेरी ही लड़कियां हैं। जुगनू ने मात्र भाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना ही है। दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए। सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामे में फूली ना समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, ओह प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूं। जुगनू से बोली, माँ जी आप जाएं, फिर कभी आना। यह हमारे परम मित्र विलियम किंग है। हम और यह बहुत दिनों तक साथ साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से निकलकर बाहर आई। खानसामा खड़ा था। पूछा, यह लौंडा कौन है। खानसामा ने सिर हिलाया। मैंने इसे आज ही देखा है, शायद अब कुंवारेपन से जी उबा। अच्छा तरहदार जवान है। जुगनू बोली, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई। ऐसा चूमा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होती। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मिस साहब तो जैसे मतवाली हो गई थी। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा,
मुझे तो कुछ बेढब मामला नजर आता है। जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची। इधर मिस खुर्शेद और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शेद ने कहकहा मारकर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला, बुढ़िया सचमुच चौंधी आ गई। लीला बोली, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भांप न जाए। मिस खुर्शेद बोली, मुझे विश्वास था वह आज जरूर आएगी। मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कनफुसकियां सुनती। देख लेना, सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी। लीला बोली, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पांव रख रही हो। मिस खुर्शेद बोली, मुझे अभिनय में मजा आता है, दिल लगी रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है, जरा उसे सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाठ से फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी, उसके पेट में पानी ना हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत ना मिली। उसने सारा वृतांत मिसेस टंडन से कहा। मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ जाता। यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में वह खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, यह युवक है कौन? मिसेस टंडन बोली, सुना तो उनके साथ पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, यह कुंवारी कैसे बैठी है? अब कलई खुली। जुगनू बोली, और कुछ हो या ना हो, जवान तो बाका है। मिसेस टंडन बोली, यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू बोली, मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी। धूप में बाल नहीं सफेद किए हैं। मिसेस टंडन बोली, कल फिर जाना। जुगनू बोली, कल नहीं, मैं आज रात ही को जाऊंगी। लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शेद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेतरह पीछे पड़ गई। मिस खुर्शेद बोली, मैंने तुमसे कहा था उसके पेट में पानी ना पचेगा। तुम जाकर रूप भराओ, तब तक मैं बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंट संट बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना। बस यों बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास ही था। वह चली गई तो मिस खुर्शेद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है। मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट ना देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी। हजारों रुपए महीने की आमदनी है मिस साहब, मगर एक एक कौड़ी दांत से पकड़ती हैं। इनके द्वारे पर भिखारी को भीख तक नहीं मिलती। मिस खुर्शेद ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। ओहो, यह श्रृंगार! शायद इस समय वह लौंडा आने वाला होगा, तभी यह तैयारियां हैं। नहीं, सोने के समय कुंवारियों को बनाव संवार की क्या जरूरत। जुगनू की नीति में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक उद्देश्य था, पति को लुभाना। इसलिए सुहागिनों के सिवा श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी मिस खुर्शेद कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थीं
और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों के चुंबन लेने लगा। मिस खुर्शीद ने अपने को उसके करपाश से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पी कर आए हो। किंग ने उसे और चिमटा कर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोश के साथ अपने को अलग करते कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूं? किंग बोले, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूं, आज से मैं खुले खजाने आऊंगा। मिस खुर्शीद बोली, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने हक बकाकर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला, यह बुढ़िया यहाँ कब आई? तू यहाँ क्यों आई है बुढ़ी? शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है। मैं तेरा गला घोट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे से कहकहे उठ उठकर छत को हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेस टंडन सो गई थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला और दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वह आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटे में मिसेस टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़े ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंककर आप दूर हट गईं। भगवान ने मेरी रक्षा की, नहीं कल जान ही गई थी। मिसेस टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? क्या कुछ कहो तो। मुझे तुमने जगा क्यों ना लिया? तुम तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की है। महाराज ने घर में घुसने ही ना दिया, जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहां गई है तो आती होगी, घड़ी भर बाद ही सोती तो क्या बिगड़ जाता, पर आपको किसी की क्या परवाह। तो क्या हुआ? मिस खुर्शीद मारने दौड़ी? वह नहीं मारने दौड़ी, उनका वह खसम, वह मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाले आया और मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खींचकर दौड़ ही तो पड़ा। मैं सिर पर पांव रखकर ना भागती तो चमड़ा उधेड़ डालता, और वह रान बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से तदी बधी थी। ऐसी कुलटाओं का मुंह देखना पाप है। बेसवा भी इतनी निर्लज्ज ना होगी। जरा देर में और देवियां आ पहुंची। यह वृतांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृतांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ ना पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुधि भी ना रही, और एक बार सुनकर उनकी तृप्ति ना होती थी। बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती थी। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया, हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं। मिसेस बांगड़ा ने फरमाया, जुगनूबाई ने ठीक कहा था, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उससे साफ कह देना चाहिए, आप यहाँ तशरीफ ना लावें। अभी यह खिचड़ी पक रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठा उठाकर देखा। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे।
जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया। वही लौंडा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिलाएं भाग भागकर अपनी अपनी जगह आ बैठी। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत ना किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की ओर निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुतेरी दीदा दिलेर स्त्रियां देखी थी, पर इस ढिठाई ने उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए साह को ललकार रहा था। जुगनू ने ऐंठकर कहा, जी ना भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। मिस खुर्शीद बोली, वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं। रात वह नशे में थे। जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी कुछ कम नशे में नहीं थी? मिस खुर्शीद ने व्यंग्य समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी। शराब से भी बड़ी नशे की चीज है कोई, वह उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देवियां भी तो उनकी सूरत देखती। मिस खुर्शीद ने शरारत की। सूरत तो उनकी 1,00,000 2,00,000 में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहां लाने की जरूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहां कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है। मिस खुर्शीद बोली, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना होगा। मिसेस टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थी। किसी ने विरोध ना किया। खुर्शीद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज से कहा, तुम जरा यहां चले आओ। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आईं। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियां विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगीं। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहां छिपा दिया आपने? मिस खुर्शीद बोली, छू मंतर से उड़ गए, जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देख भाल कर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू बोली, मैं यह तिरिया चरित्र क्या जानूं? लीलावती को गौर से देखकर बोली, और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो, यही तो हैं वह रात वाले साहब। मिस खुर्शीद बोली, खूब पहचानती हो। जुगनू बोली, हाँ हाँ, क्या अंधी हूं? मिसेस टंडन बोली, क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू, यह तो डॉक्टर लीलावती हैं। जुगनू उंगली चमकाकर बोली, चलिए चलिए, लीलावती हैं। साड़ी पहनकर औरत बनते लाज भी नहीं आती। तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब इनकार कर रही हूं? इस वक्त लीलावती हूं, रात को विलियम किंग बन जाती हूं, इसमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कहकहे पड़ने लगे। कोई तालियां बजाती थी, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी, कोई मिस खुर्शीद की पीठ पर थपकियां देती थी। कई मिनट तक हुहक मचता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया। जबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी ना खाया था। इतनी जलील कभी ना हुई थी। मिसेस मेहरा ने डांट बताई, अब बोलो दाई, लगी मुंह में कालिक कि नहीं? मिसेस बांगड़ा बोली, इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती बोली, आप लोग भी तो जो यह कहती है उस पर विश्वास कर लेती हैं।
इस हरबोंग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी। मिसेस टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहाँ? तलाश होने लगी, जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी लांछन। अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।